और बताइए कि यहाँ पे कोई आप में से कुछ ऐड करना चाहते हैं, प्लीज कीजिए उसको। तो भैया इसमें ये भी बोल सकते हैं जो कंपनात्मक गति में मतलब जो पूर्णता में हम व्यक्त होते हैं, तो वही जागृत पूर्णता है, जागृति पूर्णता है। ये कंपन गति में भैया सब में है भैया। इफ समवन इज भ्रमित तभी भी कंपन गति है, जागृत है, पूर्ण जागृत है, सब में कंपन गति है। और जड़ परमाणु में भी कंपन गति है, पशु शरीर के जीवन में भी कंपन गति है। और लेकिन जागृत मानव में अधिकतम है। हाँ भाई, वो है कि विकास के हिसाब से कंपन बढ़ता है, उसकी क्वालिटी बढ़ती है। ठीक है, वो है। जी। तो कंपन गति सब में है। तो पर उसकी जैसे वो जो लाइन है ना कि इकाई में कंपन क्रिया का बढ़ जाना ही विकास की घटना है, तो इसके विपरीत में ह्रास की घटना है। तो ये हम्म। तो ये जड़ परमाणु में इकाइयों आपस में जो परमाणु अंश है उनमें जितना तालमेल होता है, जितना वो होता है, उतना कंपन बढ़ता है। तो उसी में जीवन में भी ऐसे देख ही सकते हैं कि भाई जितना जीवन के अंदर की गतियां, क्रियाओं के बीच का अंतर संबंध, उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, विरोधाभास है, या स्ट्रगल है, या उनमें एफर्टलेसनेस है। और फिर जो आत्मा अनुभव के बाद जो निरंतरता में रहता है, तो भी इससे लगता है कि जो गतियां हैं उन सब तालमेल में आ चुकी हैं। ये जीवन क्रिया के लेवल पे हम गतियों को देखेंगे, जड़ में तो हम उसको फिजिकल भौतिक रासायनिक क्रियाओं के लेवल पे देखेंगे। ये हम्म। उसमें ना नेचुरली लगता भी है कि एज द जीवन इज मोर अलाइंड, the कंपन विल बी more evolved and more and be magnified bigger. जी भी। आप कुछ और भी कहना चाहोगे? नहीं नहीं, बस भैया ये इसी का कुछ क्लैरिटी चाहिए थी। तो इसमें अगली दो अनुभूति में आगे की इकाई में कंपन क्रिया का बढ़ जाना ही विकास की घटना है, तथा इसके विपरीत में ह्रास की घटना है। तो तो कंपन मतलब विकास को हम दोनों रूप में देख सकते हैं, जड़ अवस्था में भी पदार्थ से प्राण में जाना, और जीव अवस्था में भी है कि जितना उसमें गुणात्मक परिवर्तन या ज्ञान उसमें आता जाता है। और जड़ और पदार्थ में फिर वो, पर कुछ रिवर्सिबिलिटी तो है ही। तो भ्रमित आदमी में कुछ रिवर्सिबिलिटी की संभावना है, उसी तरीके से पदार्थ और प्राण में भी रिवर्सिबिलिटी की पॉसिबिलिटी है। या मानव शरीर है, उसमें वो अवस्थाओं से ड्रॉप होता है, तो उसमें कंपन उसका शायद कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द पार्ट, एक वो जिस रचना का भाव है। और यहाँ पे अभी परमाणु से हम इकाई के आ गए, इकाई की कंपन की बात पे आ गए। इकाई इसलिए बोला क्योंकि परमाणु को जनरली चैतन्य होने के बाद उसको चैतन्य इकाई नाम है। आगे बढ़े। जी भैया। तो ज्ञान में पारदर्शिता के अंशानुसार चैतन्य इकाई भ्रांत, भ्रांताभ्रांत व निर्भ्रांत स्थिति में है। तो अम, पढ़ने में ये पैराग्राफ थोड़ा सा वो है, मैं इसको पढ़ के एक बार जो मुझे समझ में वो समराइज कर देता हूँ, फिर हम और बात कर लेंगे। जड़ता में पारदर्शिता से अंधकार का अभाव, पारभाषिकता से अंधकार का आंशिकता में अभाव, तथा अपारदर्शिता से अंधकार है, अंधकार मूलतः छाया है। चैतन्य इकाई में ज्ञान पारदर्शी होने के फलस्वरूप अज्ञान का अभाव हो जाता है, जिससे यथार्थ दर्शन होता है तथा सर्वत्र ज्ञान ही प्रतिष्ठित परिलक्षित होता है। चैतन्य इकाई के विकास एवं जागृति की यह सीमा निर्भ्रांत अवस्था है। ब्रह्म चैतन्य इकाई ज्ञान में पारभासी होने के फलस्वरूप अज्ञान का पूर्ण अभाव नहीं होता, पर साथ ही साथ ज्ञान का भास होने लगता है। इससे कभी कभी यथार्थ का भास भी होता है, कभी कभी अतिव्याप्ति, अव्याप्ति तथा अनावृत्ति दोष सहित दर्शन होने लगता है। यही भ्रांत अवस्था है। तो इसमें मूल ना अभी एक बात को बार बार देखेंगे, पारदर्शिता की बात है। ये तो पारदर्शिता है कि अम, क्योंकि व्यापक पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, तो जीवन को अवसर है कि पूरी वास्तविकता को देखता है। तो उससे रूप गुण हमको आंख से दिखता है, स्वभाव द्वारा हमको जीवन इकाइयों के प्रतिबिंबन को पड़ता है ना। वो उसमें ज्ञान की क्रियाएं हैं, उसकी वास्तविकता को देखने की क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे जो इस पैराग्राफ में एड्रेस किया है कि जो तीन अवस्थाएं हैं, भ्रमित की, जागृति की और पूर्ण जागृति की, भ्रांत भ्रांत, भ्रांत और निर्भ्रांत। तो, तो
हम कितने पारदर्शिकता से हम अस्तित्व को पढ़ पा रहे हैं, ये डिफाइंड है हमारी स्टेट से। तो जितना जितना हमको ज्ञान होता जाता है उतना उतना हम जो अस्तित्व में पारदर्शिकता है, ट्रांसपेरेंसी, उसको हम और देख पाते हैं। उससे हमारा ज्ञान का लेवल इज प्रोपोर्शनेट टू दैट। तो इसी में नेक्स्ट लाइन आई है कि जड़ता में पारदर्शिकता से अंधकार का अभाव, पारभाषिकता से अंधकार का आंशिकता में अभाव तथा अपारदर्शिकता से अंधकार है, अंधकार मूलतः छाया है। तो इसमें यही है कि इसमें जो अभी नेक्स्ट दो तीन लाइन में आया है और दो तीन अनुभूति में कि अंधकार अपने में एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ चीज़ ओपेक होती है, तो जहाँ वो ओपेक है उसके सामने लाइट ना पड़ने के कारण हमको अंधकार दिखता है। वो अगर ट्रांसपेरेंट है तो अंधकार हमको नहीं दिखता। तो फिर तो पर अस्तित्व में देखेंगे एक्चुअली अंधकार का अभाव है। ओपेकनेस से कुछ ऑब्जेक्ट से अंधकार जनरेट होता है, जिसको कहा कि वो फंडामेंटली छाया है। इसी को नेक्स्ट लाइन में कहा कि चैतन्य निकाय में ज्ञान पारदर्शी होने के लिए फलस्वरूप अज्ञान का अभाव हो जाता है। तो ये नेक्स्ट दो अनुभूतियों में ये है कि अ, अ, सत्य जो है शुरू में पारदर्शिता नहीं होती हमको, पर हमको भाषिकता होती है। सत्य को हम भास सकते हैं, न्याय धर्म सत्य को हम भास सकते हैं। इसलिए शुरू में एट द लेवल ऑफ मन और वृत्ति के लेवल पे जब हम अध्ययन शुरू करते हैं, तो जैसे अभी व्यापक की मेरे को सूचना मिली है, मैंने व्यापक को एक्सपीरियंस नहीं किया, पर मेरे को लगता है हाँ ये ऐसा कुछ सत्य होगा, या हाँ मानव सुखी होना चाहता है, या विश्वास सम्मान मूल्य है। तो हम वास्तविकताओं को, सत्यता को अभी अनुभव तो बुद्धि और आत्मा में है, तो उसको हम उसका भास आभास जीवन को होता है। तो ये भास आभास है, इसलिए कहा कि अज्ञान का पूर्ण अभाव नहीं, मतलब मुझमें ज्ञान नहीं है, पर ज्ञान को समझने की, ज्ञान को भासने की, तो इसको कहा पारभाषिकता। तो पारभाषिकता, पारभासी होना, तो सत्य को हम भास सकते हैं अभी, है ना। तो हम उसको पहले हमको भास होता है उसका, फिर आभास होता है, तो और धीरे धीरे फिर हम प्रतीत होता है हमको, और फिर हमको फिर अनुभव। तो यही है कि जो ये है कि ब्रह्म चैतन्य इकाई ज्ञान में पारभासी होने के फलस्वरूप, क्योंकि ज्ञान पारभासी है, हम उसको भास सकते हैं, ब्रह्म चैतन्य इकाई में भी ज्ञान का पूर्ण अभाव नहीं होता। मतलब देर इज ज्ञान की वजह से कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ तो हमको सेंस होती है, ज्ञान का भास होने लगता है। ज्ञान का भास होते होते यथार्थ का भास भी होता है, और धीरे धीरे उससे फिर यथार्थ के भास से धीरे धीरे हम साक्षात्कार बोध की तरफ आगे बढ़ते हैं। दर्शन होने लगता है, मतलब वास्तविकता को देखते हैं। पर दर्शन होने के साथ साथ जिसका दर्शन नहीं हुआ, उसके लिए हमेशा उसका अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन होता है। जैसे मैंने अपने आप को जीवन रूप में पूरा नहीं देखा, तो मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ, ये मेरा अवमूल्यन है। या मैं मानूं कि सुख संवेदना में ही है, या मैं मानूं कि मैं अभी अपना अधिमूल्यन कर लूँ, मुझमें अहंकार की संभावना है। तो ये तीनों दोष, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अनाव्याप्ति। अतिव्याप्ति मतलब जो जैसा है उससे अधिक समझना, अव्याप्ति जो जैसा है उससे वैसा ना समझना, अनाव्याप्ति जो जैसा है उससे कम समझना। तो ये दोष ऑफ ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, अदरवाइज वैल्यूएशन, ये जब तक पूर्ण जागृति नहीं हो जाती, जब तक ज्ञान नहीं हो जाता, और सब चीज़ हमको जैसा है वैसे नहीं दिख जाता। तो ज्ञान में पारदर्शी होने का मतलब है कि व्यापक इज नो ऑब्स्ट्रक्शन टू नॉलेज। इट इज जस्ट हमारी वो फैकल्टीज एक्टिवेट नहीं हुई, जब तक हमारी फैकल्टीज पूरी तरीके से ज्ञान को या वास्तविकता को नहीं देख रही थी। वास्तविकता को देखने का मतलब है हर इकाई का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म क्या है, चारों अवस्थाओं को देख पाना, अस्तित्व की दिशा को देख पाना। तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, व्यापक को का अनुभव हो पाना, जीवन ज्ञान, अपने जीवन का अनुभव हो पाना, और मानवीयता गुण आचरण ज्ञान, ये तीनों ज्ञान जब हमको हो जाता है। पर इसके होने के पहले हम कॉन्स्टेंटली जो हमने नहीं देखा होता, कुछ कुछ को सब दिखना शुरू हो गया होता है जिसको नहीं समझे, उसमें हमेशा ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, अदरवाइज वैल्यूएशन। पर जब इसको सब जैसा वैसे देख लेते हैं, तो तब कहते हैं हम कि जैसा है वैसे देख लिया, क्योंकि ज्ञान पारदर्शी है, बिल्कुल व्यापक पारदर्शी है। तो यहाँ पे अंधकार एक जो डार्कनेस है, वो जड़ में भी एक ऑब्जेक्ट की क्वालिटी है, एग्जिस्टेंस में नहीं है। उसी तरीके से आगे उसको चैतन्य निकाय में भी देखेंगे, तो मेरे अंदर के भ्रम ही आर द ब्लॉकेजेस ऑफ मी बीइंग एबल टू सी
रियलिटी, तब तक हमें ये 3 दोष बने रह सकते हैं। तो इसमें वो जो मैकेनिज्म भी है कि जीवन अज्ञानता में भी सत्य को भास सकता है, क्योंकि अ, सत्य पारभासी है और बुद्धि में वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है, और उसकी जो पारदर्शिता है, पारगामिता है, वो बुद्धि और आत्मा में आपको स्पष्ट हो जाती है। मन और वृत्ति में पारभाषिता स्पष्ट होती है। मैं इतना रखता हूँ, एक बार फिर आप बताइए, थोड़ा और इस पर चर्चा करना है। आई होप इट वाज क्लियर व्हाट आई वाज सेइंग। बहुत बढ़िया भैया, काफी अच्छी तरीके से समझ आया। आप लोग कुछ जोड़िए या कुछ और चर्चा करते हैं इस पर। थोड़ा सा समरी रखा मैं इसका भी। भैया इसमें थोड़ा सा वो फिर से बताएंगे, वो जो आपने बताया था अज्ञान विवशता के रूप में बना रहता है, विवशता थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करेंगे? जी, भ्रमित चेतन इकाई में ज्ञान के अपारदर्शी होने के फलस्वरूप ही अज्ञान, हमने इसके नेक्स्ट वाले में, यही ना, हाँ ये ठीक, हाँ ठीक, विवशता के रूप में, दिस वन दीदी। यही वाला हाँ, विवशता के रूप में। तो इसमें एक ही ब्रह्म चेतन इकाई में ज्ञान के अपारदर्शी, अभी चेतन इकाई में बुद्धि और आत्मा में ये एबिलिटी है टू एबल टू सी एग्जिस्टेंस, पर वो एक्टिवेट नहीं हुई है। तो जो मन वृत्ति चित्त एक्टिवेट है, वो अभी अस्तित्व उसके लिए, एग्जिस्टेंस उसके लिए अभी अपारदर्शी है। इट्स नॉट क्लियर। मतलब जो आंख से दिख रहा है उसको मैं दिख रहा हूँ, जीवन को अभी मैं समझा नहीं हूँ, व्यापक का अनुभव नहीं हुआ है, तो अभी मेरे लिए अस्तित्व अपारदर्शी है। इट इज नॉट पारदर्शी, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, इट इज नाउ, मतलब मैं आंख से जो देख पा रहा हूँ, पर मेरे जीवन की भी समझने की लिमिटेशन है। एक लेवल के आगे मैं चीज़ें जैसी नहीं देख पाता, मेरे अंदर का भाव स्थिर नहीं है, मेरे विचार में स्पष्टता नहीं है, वास्तविकता भी मुझे भी क्लियर नहीं है। मैं अपने आप को कुछ हद तक शरीर मानता हूँ, जीवन रूप में भी नहीं देखा। तो ये जब होता है, इसके फलस्वरूप अज्ञान विवशता के रूप में बना रहता है। तो अ, या तो मुझे अस्तित्व पारदर्शी है और ज्ञान हो रहा है, और अगर वो नहीं हो रहा तो फिर अस्तित्व मेरे लिए अपारदर्शी है। आई एम नॉट एबल टू सी एग्जिस्टेंस द वे इट इज, आई एम नॉट, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट फॉर मी। तो तब कहा कि अज्ञान विवशता, मतलब देयर इज नो चॉइस, उस वक्त अज्ञान रहेगा ही। विवशता मतलब उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। तो बस वो ये स्टेट की बात की है कि जब चैतन्य इकाई में जो वो भ्रमित है और उसको अभी ज्ञान नहीं हुआ, तो अज्ञान तो रहेगा ही, उसकी विवशता है, उसको उस वक्त अपारदर्शी ही लगेगा अस्तित्व। उसको लगेगा कि मैं चीजें ठीक है, जैसे हैं ऐसे नहीं हूँ। ठीक है, बढ़िया। और जब ये नहीं हो पा रहा होता, तब ये तीनों दोष, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अनाव्याप्ति, तो इसको हमने शिविर में रेस्पेक्ट के लेवल पे, सम्मान पे हम लोग कहते हैं कि किसी को कर लेना, पर इसमें वास्तविकता भी करना है। जैसे जड़ को ज्यादा मान लेना, जैसे जड़ से उम्मीद करना कि उससे निरंतर सुख है, ये अतिव्याप्ति दोष है। स्व जीवन को स्वस्वरूप कहा, जीवन में अपने आप, जैसे अभी मैं किसको रेफर कर रहा होता हूँ, तो कई बार मैं शरीर को रेफर कर रहा होता हूँ, कभी मन को रेफर कर रहा होता हूँ। तो ये भी कहा जो आगे आएगा कि शरीर को रेफर करना ये जीवन का ये है, अव्याप्ति है, वो जैसे उसे ना समझ। फिर मैं मन हूँ, ये अनाव्यक्ति है। मैं चित्त हूँ, ये भी अनाव्यक्ति है। मैं बुद्धि हूँ, ये भी अनाव्यक्ति है, बिकॉज आपको कम समझ रहा हूँ। जब मैं अपने आप स्वस्वरूप देख लेता हूँ तो ये स्पष्ट है कि मैं आत्मा हूँ। तो तब तक हमें ज्यादा कम का दोष बना है, अपने आप को भी और दूसरों को देखने का भी अस्तित्व। ठीक है जी। जो अव्याप्ति है, मतलब वो वर्ड्स में तो समझ आ गया, बट उसके एग्जांपल्स क्या होंगे अव्याप्ति के, जो जैसा है उसे वैसा ना समझ? तो एक है कि उसी के क्रम में उसको ऊपर या नीचे रखना, जैसे ज्ञान में मुझसे आगे, ज्ञान में मुझसे कम है, पर किसी चीज का स्वभाव और धर्म ही अलग है, और उसको हमने कुछ और मान लिया, वो हुआ अव्याप्ति दोष। जो जैसा है वैसा उसको ना समझ। जैसे व्यापक है, व्यापक को भी हम कैसे समझ रहे हैं अभी, है ना, उसको अभी हम
कंपेयर करते हैं तो उसी रूप और स्वभाव धर्म में उसी के एट्रीब्यूट्स के स्केल में उसको ऊपर नीचे ये है अतिव्याप्ति अनाव्याप्ति, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन। अदरवाइज कि वो वैसा है ही नहीं। तो जैसे मानव को अगर हम बोले कि वो पशु है, तो ये बोलने से हम अभी मानते हैं कि ये तो अनाव्याप्ति हुई, अंडर वैल्यूएशन हुआ, और ये अव्याप्ति भी है क्योंकि मानव का धर्म ज्ञान अवस्था में आगे बदल गए। तो जो इकाई है उसको उसको ओवर वैल्यूएट अंडर वैल्यू करके कुछ और ही मान लेना, ये अव्याप्ति दोष इसको कहा है। अव्याप्ति में शुरू में हमको अनाव्याप्ति और अतिव्याप्ति ही लगता है, और आगे जाके धीरे धीरे दिखता है। जैसे व्यापक को भी समझा जाए तो उसको बार बार हम क्रिया के रूप में समझते हैं, यू नॉट एबल टू सी दैट इट इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली निष्क्रिय। तो उसको वैसा ना समझ पाना, ये अव्याप्ति है। ठीक है भैया, बढ़िया। तो इसका लास्ट अनुभूति जो हमने पढ़ा था कि जागृति की परिपूर्णता पारदर्शिकता से ही सिद्ध होती है। मानव के लिए जागृति ज्ञान की पारदर्शिता से सिद्ध होती है। तो जागृति की परिपूर्णता मतलब नॉलेज का ज्ञान, विवेक, विज्ञान, ये अस्तित्व पारदर्शी है, ज्ञान पारदर्शी है, मैं अस्तित्व जैसा उसको से देख पा रहा हूँ, इसी से सिद्ध होता है। और मानव के लिए यह जागृति ज्ञान ही की पारदर्शिता से सिद्ध होता है। तो ज्ञान को कई बार व्यापक, हम ज्ञान को यूज करते हैं एज अ स्टेट ऑफ नॉलेज इन जीवन, वी ऑल्सो यूज इट एज व्यापक। तो व्यापक को या देखेंगे कुछ जगह उसको ज्ञान बोला, या जीवन में ये सब जब हम व्यापक को देख पा रहे हैं उसको भी ज्ञान बोला। तो यहाँ पे यही है कि पारदर्शिता, अस्तित्व में पारदर्शिता है, ये जीवन परिपूर्ण ज्ञान में या कंप्लीट नॉलेज में, ज्ञान विज्ञान में ये उसको ये स्पष्ट होता है, प्रमाणित होता है और ये सिद्ध होता है कि पूरा अस्तित्व का मैं रिश्ता हूँ, मुझे अस्तित्व का दर्शन। ठीक है, बताइए इसमें कुछ और अगर है तो उसको बात कर लेते हैं। एंड प्लीज फील फ्री टू ऐड ऑल्सो, कोई ऐड करना चाहते हैं। मतलब आगे बढ़ सकते हैं, कोई रीडिंग कर सकता है। मैं करता भैया। आकार, प्रकार, श्वास प्रश्वास, आस्वादन तथा उत्पादन के एक सूत्रात्मक तथा विशृंखलात्मक भेद से ही क्रियाएं परिलक्षित हैं। भ्रमित मानव में मनाकृति तथा कल्पनात्मक गति की सम्मिलित क्रिया आसक्ति है, जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण समाविष्ट रहता है। जड़ चैतन्य परमाणु में आकर्षण तथा प्रत्याकर्षण से कंपन है। जड़ प्रकृति में आकर्षण गठन और परमाणु संगठन और अणु रचना के रूप में देखने को मिलता है। आकर्षण प्रत्याकर्षण विधि से कंपन होना स्वाभाविक है। भ्रमित चैतन्य प्रकृति में आकर्षण प्रलोभन के रूप में, प्रत्याकर्षण भय के रूप में होता है। जागृत जीवन में आकर्षण समाधान के अर्थ में और विकर्षण समस्या के अर्थ में होता है। आकर्षण प्रत्याकर्षण क्रिया के साथ जीवन में कंपनात्मक गति वर्तमान रहती ही है। जीवन परमाणु में कंपनात्मक गति 5 अक्षय बल एवं शक्ति के रूप में प्रकट रहती है। प्रत्याकर्षण और आकर्षण से वर्तुलात्मक गति है। जड़ चैतन्य परमाणुओं में परिवेशों में घूर्णन व वर्तुलात्मक गति बनी रहती है। मध्यांश में केवल घूर्णन गति बनी रहती है। मेधस पर कंपन प्रदत्त तरंग से ज्ञान का उद्घाटन ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। जीवन द्वारा संकेत रूपी गति प्रदत्त तरंग से संवेदनशीलता और संज्ञानशीलताएं व्यवहार में स्पष्ट होते हैं। प्राण और मन के संयुक्त विवशतापूर्ण आघात प्रेरणा रूपी कंपन से संवेग है, अथवा इसे ऐसा समझें कि संवेग मन के प्रभाव से संपन्न प्राणवायु तरंग है।
जिससे इंद्रिय ज्ञान या क्रियाएं संपन्न होती है। हर जड़ क्रिया से प्राप्त जो स्वीकृति पक्ष है वह मन का है, जिसके लिए विहलता पूर्वक की गई क्रिया के बदले में पाई गई उपलब्धियां सुख एवं दुख है। जागृत मानव के मनाकृति से उत्पादन रूपी कृतियों से उपयोगी आकृतियों से कुशलता निपुणता का प्रमाण, कुशलता निपुणता से संवेग से समाधान, समाधान से परिस्थिति से अभ्युदय से योग से सुख शांति संतोष, सुख शांति संतोष से रत्यात्मक रति ही मन स्वस्थता तथा मन स्वस्थता ही निभ्रमता है। जागृत मानव उपरोक्त क्रम विधि से प्रमाणित होता है। कृति विचारानुरूप की गई क्रिया की कृति संज्ञा है। आकृति क्रिया द्वारा अनेक अणु परमाणु समूहों के संगठित रूप की आकृति संज्ञा है। मानवीयतापूर्ण तथा अति मानवीयतापूर्ण विचारों के अनुरूप कार्य की सुकृति तथा अमानवीयवादी विचारों के अनुरूप किए गए कार्य की दुष्कृति संज्ञा है। आसक्ति क्रिया के लिए जो आकर्षण है उसकी आसक्ति संज्ञा है। संवेग जागृति के प्रति उत्कंठा ही संवेग संज्ञा है। परिस्थिति समाधान से युक्त मानसिक तथा शारीरिक अवस्था की परिस्थिति संज्ञा है। योग स्वयं में जिसका अभाव हो या अभाव प्रतीत होता हो, दूसरे में उसी की समृद्धि स्वभाव हो, ऐसे उभय सानिध्य को की योग संज्ञा है। रति उपरोक्तानुसार प्राप्त उभय सानिध्य मध्यस्थ आकर्षण एवं प्रत्याकर्षण के प्रबल वेग की रति संज्ञा है। रत्यात्मक रति की निरंतरता से रत्यात्मक रति है। विरत्यात्मक रति की निरंतरता जिसमें नहीं है। वियोग रति खंडन की वियोग संज्ञा है। मनागति योग वियोग से प्राप्त जानकारी सहित पुनर्कल्पना की मनाकृति संज्ञा है। आई थिंक वही इतना ही कर लेते हैं। एक योग वाली डेफिनेशन बहुत ही बढ़िया लगी मुझे तो। सोचिए एक सूत्र है और एक सूत्र की परिभाषाएं एक और ना, जैसे मुझे ऐसे लगा था कि पहले इसको मैं पहले पढ़ लेता था, अब मैं देखता हूँ कि एक एक पैरा पे एक घंटे की चर्चा हो सकती है। अब मुझे लग रहा है कि कुछ सालों बाद में एक पैरा पे एक हफ्ते की चर्चा होगी। इतना कुछ कनेक्टेड है इसमें। आप किसी को पहले शेयर करना चाहेंगे कि इसमें क्या लग रहा है? मुझे तो जहाँ से शुरू हो रहा है ना आकार प्रकार, इसी में नहीं समझ आ रहा था कि क्या कहना चाह रहे हैं। आकार प्रकार श्वास प्रश्वास आस्वादन तथा उत्पादन के एक सूत्रात्मक तथा विशृंखलात्मक भेद से ही क्रियाएं परिलक्षित हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? प्रश्वास ये सब इनहेल एक्सहेल। दिस इज अ लाइन, अगर मैं अध्ययन शिविर में प्रबोधों के साथ नहीं बैठा होता तो मैं कभी इसको क्रैक नहीं करता था। तो जैसे अध्ययन शिविर में जब मैंने इस लाइन को पूछा तो ये आया कि आकार प्रकार पदार्थ अवस्था, उसमें आकार है और अलग अलग प्रकार है। प्राण अवस्था में श्वास और प्रश्वास, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, बाहर निकलना। जीव अवस्था में आस्वादन शुरू हो जाता है, जीव शरीर को बनाने के अर्थ में। और ज्ञान अवस्था में उत्पादन हो जाता है शुरू, बिकॉज उसमें श्वास प्रश्वास आस्वादन भी चल रहा है और ह्यूमन बींग्स ऑल्सो प्रोड्यूस, द ओनली एंटिटीज विच ऑल्सो प्रोड्यूस। और बहुत मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने उसको प्रोड्यूस कर दिया है कि तो ये अवस्थाओं के हिसाब से भी है और ज्ञान मानव में ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं कि एक सूत्रात्मक तथा विशृंखलाबद्ध भेद से ही क्रियाएं परिलक्षित हैं। तो इनमें जो उनमें एक सूत्रता जो है और इनमें जो क्रम है
या उनमें अगर हाँ, तो इसी को कहा कि इससे क्रियाएं परिलक्षित हैं या इससे स्पष्ट है। तो दिस इज द रेंज। इसमें तो इसमें ये है कि सारी क्रियाएं जो हैं जड़ के साथ उसका उस मानव का जड़ के साथ है, उसकी एक सूत्रता को यहाँ पे स्पष्ट किया है। तो अभी जो हम देखेंगे ना कि अभी व्हाट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग इज कि मानव व्यवहार दर्शन में हम क्या पढ़ रहे थे। लुक एट द चैप्टर टाइटल, इट्स एक्चुअली कि मानव व्यवहार सहज नियम। और अभी ना इसमें हम एक करेंगे, हमने जड़ अवस्था को एक्सप्लोर किया, जड़ के परमाणु को एक्सप्लोर किया, फिर चैतन्य अवस्था को एक्सप्लोर किया, चैतन्य परमाणु को एक्सप्लोर किया, फिर चैतन्य का जड़ के साथ इंटरेक्शन कैसा है। तो एक तो है कि चैतन्य जड़ को देखता कैसे है, एक दृष्टि, एक बड़ी बात ये होती है। तो मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, मैं अपने आप को जीवन के रूप में देखता हूँ कि शरीर के रूप में देखता हूँ, और मैं अस्तित्व में जड़ को कैसे देखता हूँ, मैं अवस्थाओं को कैसे देखता हूँ, ये मेरी दृष्टि का पार्ट हुआ। तो वो मेरे लिए साधन है कि वही मेरा लक्ष्य है। तो ये जो आगे भी आएगा कि इसकी दृष्टि से मैं जड़ को कैसे देखता हूँ, तो उसका मैं सदुपयोग करूँ कि उसका मैं उसका भोग करूँ, उसकी तरफ मेरी आसक्ति है या उसको मैं समाधान के लिए यूज करता हूँ। तो ये मेरी दृष्टि से फर्क पड़ता है। तो और सेकंड थिंग इज कि एक तो हुआ कि जड़ को मैं कैसे देखता हूँ, सेकंड इज कि उसके आधार पर मैं जड़ का फिर मैं प्रयोग कैसे करता हूँ। तो ये ही आगे जाके फिर पूरा इसका वर्णन है इसमें। और तीसरा पार्ट ये आता है कि चैतन्य और जड़ के बीच का कनेक्शन कैसा है। तो मानव शरीर एक है, एक एग्जिस्टेंस में एक एंटिटी है जिसमें चैतन्य इकाई जड़ इकाई के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। तो जैसे अभी जो मैंने बोला वो कहाँ से आ रहा है, वो शब्द मेरे चित्रण में कुछ या मेरे विचार में कुछ चीज़ें जिसको मैं कहना चाहता हूँ, वो कैसे आ रहा है, वो मन ब्रेन को कम्युनिकेट करता है। मन जीवन के परमाणु का सबसे भारी परिवेश है, इसलिए जो शरीर के साथ का कम्युनिकेशन है वो मन करता है। तो जीवन के थ्रू कुछ भी कम्युनिकेशन जो हो रहा होता है वो फाइनली मन के थ्रू पहुंचता है। मन इज द फैकल्टी जो एक तरंग फेंकती है ऑन टू द ब्रेन। तो ब्रेन में एक जगह है जहाँ पे एक फ्लूइड है, उसमें कई बार मैं शेयर में सुना होगा, जहाँ पे कुछ हेयर लाइक फॉलिकल स्ट्रक्चर है, और जीवन वहाँ पे एक तरंग फेंकता है। वो तरंग एक पैटर्न बनाता है उस तरल पदार्थ में, इस फ्लूइड में, और ब्रेन उसको, उस तरल पदार्थ के वेव्स को पढ़ के उसको क्लियर होता है कि जीवन क्या कह रहा है, और उसको फिर वो एज साउंड वेव्स, हैंड एक्शन या व्यवहार ये सब ऐसे करता है। तो व्यवहार के लिए कुछ चीज़ें हैं कि चैतन्य इकाई अपने आप को कैसे देखता है, और चैतन्य इकाई शरीर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, और फिर वो शरीर से इंटरेक्ट करके एज ए मानव वो पूरे बाकी अस्तित्व के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे व्यवहार में सिर्फ मूल्यों की बात नहीं हुई है। व्हाट आई फाइंड वेरी फैसिनेटिंग इन दिस चैप्टर इज कि यहाँ पे व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर व्यवहार, जीवन और शरीर के बीच की, उसकी बात भी की है। तो और जीवन में तृप्ति होती है तो शरीर कैसे बिहेव करेगा, शरीर में कहाँ तृप्ति होनी चाहिए तो व्यवहार ठीक से होगा, उस पूरे मैकेनिज्म का यहाँ पे वर्णन है। तो ये आकार प्रकार श्वास प्रश्वास आस्वादन तथा उत्पादन के एक सूत्रात्मक तथा विशृंखलात्मक भेद से ही क्रियाएं परिलक्षित हैं। तो उसमें इनमें अलाइनमेंट एट द सेम टाइम, इनमें जो वैरायटी है, जो रेंज है, उनकी जो सीक्वेंस है, उससे ही क्रियाएं हमको स्पष्ट होती हैं। फिर आगे है भ्रमित मानव में मनाकृति तथा कल्पनात्मक गति की सम्मिलित क्रिया आसक्ति है, जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण समाविष्ट रहता है। और हम नेक्स्ट पैराग्राफ में दे सकते हैं कि तीन चीज़ों पे आकर्षण और प्रत्याकर्षण को स्पष्ट किया है। एक जड़ लेवल पे किया है, एक भ्रमित चैतन्य में किया है, और एक जागृत जीवन में किया है। तो जो भी ये थर्ड अनुभूति ऊपर से है, इसमें ये है कि भ्रमित मानव, जिस मतलब जो 4.5 क्रिया में जी रहा है, उसके लिए उसकी जो मन में जो आकृति बनती है या और उसकी कल्पना में जो उसकी गति है, तो ये कई बार आसक्ति की तरफ ही जाती है, क्योंकि वो अपने आप को जड़ ही मानता है। तो आसक्ति मतलब एडिक्शन या फिर किसी चीज़ का ओवर वैल्यूएशन या उससे चिपकाव, उसके बिना नहीं रह पाना। तो इसलिए कहा कि भ्रमित मानव में मनाकृति तथा कल्पनात्मक गति की सम्मिलित क्रिया वो आसक्ति के रूप में मैनिफेस्ट होती है, और जिसको आकर्षण या प्रति आकर्षण के रूप में देख सकते हैं।
तो किसी चीज की तरफ आकर्षित होना मतलब उसकी तरफ मोह होना, प्रलोभन होना, और प्रतिकर्षण मतलब उससे रिपल्शन होना या उसका भय होना। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन, भ्रमित मानव में एंटाइसमेंट इज आकर्षण, मोह इज आकर्षण, प्रलोभन इज आकर्षण, भय इज प्रत्याकर्षण। या कुछ संवेदना मेरे को नहीं पसंद, संवेदना के बारे में कुछ अच्छा नहीं लगना, या कुरूप, या मुझे उसका टेस्ट नहीं पसंद, या उसका स्वाद नहीं पसंद, या तो ये प्रत्याकर्षण है। तो इसी को इसमें देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट अनुभूति है कि जड़ चैतन्य परमाणु में आकर्षण और प्रत्याकर्षण से कंपन है। तो एक तो है कि परमाणु के में अंदर भी इकाइयां गति कर रही हैं, उनके साथ में उससे आकर्षण प्रत्याकर्षण से उनमें इसलिए गति हो रही है ताकि वो व्यवस्था में बनी रहे, और फिर ये परमाणु मिलके भी बाकियों के साथ आकर्षण प्रत्याकर्षण करता है। तो जड़ परमाणु में आकर्षण गठन और परमाणु संगठन और अनुरचना के रूप में देखने को मिलता है। तो परमाणु के लेवल पे आकर्षण और प्रत्याकर्षण, रिपल्शन और अट्रैक्शन के बैलेंस में एक परमाणु बना हुआ है, इसलिए उसमें एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन का दिखता है। तो इसके संतुलन में परमाणु बना हुआ है। इसी के बैलेंस में फिर और आकर्षण प्रत्याकर्षण में मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बने हुए हैं। इसी के और प्रत्याकर्षण आकर्षण में, अट्रैक्शन रिपल्शन में फिर और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और बने हुए हैं। तो यही अनुरचना मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, तो ये जड़ में होता है। फिर आकर्षण प्रत्याकर्षण विधि से कंपन होना स्वाभाविक है। तो जब आकर्षण प्रत्याकर्षण रहता है तो कंपन की गति रहती है उसमें। ब्रह्म चैतन्य इकाई में आकर्षण प्रलोभन के रूप में, एंटाइसमेंट, और प्रत्याकर्षण भय के रूप में, फियर, जिसको फियर और एंटाइसमेंट, भय प्रलोभन शिविर में हमने काफी बात की इसके बारे में। तो और यही है कि जो चीज अभी मुझे आकर्षित कर रही है वही थोड़ी देर बाद मैं उससे पूरी तरीके से ये हो जाता हूँ, रिपेल भी हो जाता हूँ। तो एक बार साधना के साथ विवाह की बातचीत होती तो भैया कह रहे थे कि ऐसे कैसे होता है कि एक व्यक्ति हमको एक टाइम पे इतना पसंद आता है और एक टाइम पे हम उसका चेहरा भी स्टैंड नहीं कर सकते। ये शादी में भी हो सकता है, ये माँ बाप बच्चों में भी हो सकता है, ये रोमांटिक रिलेशनशिप में हो सकता है, दोस्तों में भी हो सकता है। तो ये कैसे हुआ? तो इसमें ये दिखता है कि ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति बदल गया, तो ये अतिव्याप्ति और अनाव्याप्ति दोष है कि हमने किसी चीज़ को इतना मान लिया कि उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण है और फिर उसकी वास्तविकता इतनी नहीं बदली, पर मैंने उसको बहुत मान लिया। जब वो जैसा ऐसा दिखना शुरू हुआ तो वो झेल नहीं पाता व्यक्ति, फिर हम उससे रिपेल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हमारी दृष्टि में फ़र्क था, हमारी दृष्टि कमज़ोर थी कि वो व्यक्ति बदल गया। तो कई बार आता है व्यक्ति इतना नहीं बदलता पर उसका स्वभाव वो भी नहीं जानता शायद, पर हम भी सीमित दृष्टि से वी नॉट एबल टू सी बियॉन्ड दैट, बट दे कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग। इसमें न्याय की संभावना नहीं रहती, इसमें बस आकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्शन रहता है। इसलिए हमको व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, ये व्यक्ति हमको खराब लगता है। में है जागृत मानव का आकर्षण प्रत्याकर्षण क्या है, दिस इज ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ दर्शन की हर चीज़ को बहुत सुंदरता से बाबा जी ने कॉन्टेक्चुअलाइज भी किया है। तो जागृत जीवन जो है उसका आकर्षण समाधान की तरफ है और उसका प्रत्याकर्षण, रिपल्शन मतलब जिस और निषेध जो होता है कि उसको जहाँ जाने की आवश्यकता नहीं लगती वो समस्या लगता है। तो समस्या को अपने सेंटर में नहीं रखता, ना उसको भी क्रिएट करने की आवश्यकता लगती है, समाधान ही उसके लिए आकर्षण रहता है। फिर आकर्षण प्रत्याकर्षण क्रिया के साथ जीवन में कल्पनात्मक गति वर्तमान रहती है। जीवन परमाणु में कंपनात्मक गति 5 अक्षय बल एवं शक्ति के रूप में प्रकट होती है। तो ये जो पांचों जीवन क्रिया है इनमें स्थिति गति है। तो 10 बल हैं, 10 शक्ति हैं, चयन, आस्वादन, विश्लेषण, तुलन विश्लेषण, चिंतन चित्रण, बुद्धि और ये संकल्प और आत्मा और प्रामाणिकता। तो ये 10 क्रियाएं मिलके इनमें कंपन हमेशा रहता है, पर जितनी अलाइनमेंट होती है उतना इनमें देखते हैं उनमें कंपन की गति बढ़ जाती है। तो उसी को जो हमने पहले बात की थी उसी में आ गया। तो अभी इसी को और स्पष्ट किया कि कैसे होता है। तो 2 गतियों के बारे में बात की नेक्स्ट अनुभूति में, प्रत्याकर्षण और आकर्षण से वर्तुलात्मक गति है। तो विद इन एन एटम वी कैन सी कि और आगे जड़ चैतन्य परमाणु में परिवेशों में घूर्णन और वर्तुलात्मक गति बनी रहती है, मध्यांश में केवल घूर्णन बनी रहती है। ये साइंस भी बताता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनमें सिर्फ वो है, रोटेशन है, और सब और जो ऑर्बिट्स हैं, परिवेश हैं, उनमें रोटेशन विच इज़ घूर्णन और वर्तुलात्मक विच इज़ रेवोल्यूशन भी है। और ये दोनों मिला के कंपन है और ये गतियों से परमाणु का स्ट्रक्चर बना हुआ है और घूर्णन और वर्तुलात्मक से, और इनसे फिर आगे अट्रैक्शन और रिपल्शन से, और इन्हीं से फिर आगे भी बना हुआ है। तो घूर्णन और वर्तुल भी इसलिए हो रहा है क्योंकि इकाइयाँ एक दूसरे के साथ व्यवस्था बनाना चाहती हैं, पर कैसे, क्या निश्चित दूरी में रहें ताकि व्यवस्था एक इकाई का भी भाग रहे और व्यवस्था भी बनी रहे।
इसलिए इसमें आकर्षण प्रत्याकर्षण का एक बैलेंस रहता है। ये परमाणु के अंदर भी रहता है और ये परमाणुओं के बीच में भी रहता है। तो ये एक हो गया। फिर इसके बाद आ गया एक कम, नाउ वी कम ऑन टू थोड़ा मानव शरीर पे, मानव में आ जाते हैं। इसमें मेधस पर कंपन प्रदत्त तरंग से ज्ञान का उद्घाटन ज्ञानेंद्रिय द्वारा होता है। तो इसमें तो अभी हम देख सकते हैं कि बार बार ना संवेदना, वेदना, ज्ञान, संज्ञानीयता, ये सम जब आता है कहीं भी तो इट इज रेफरिंग टू संपूर्णता की तरफ। तो जो मैंने पहले बताया कि मैकेनिज्म है कि जीवन में मन जो है वो मेधस से इंटरेक्ट करता है, ब्रेन से इंटरेक्ट करता है। तो कंपन की गति मन एमिट कर रहा ही होता है, ऊपर आया कि उसमें जीवन में गति है ही, और ये तरंग रूप में ये कंपन पहुंचता है टू द मेधस तक पहुंचता है, और मेधस इसको रीड करता है। और इसलिए कहा कि फिर इसका उद्घाटन ज्ञान, तो देन जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां 5 संवेदनाओं को भी बोला, बिकॉज ये सूचना को ग्रहण भी करती हैं, ज्ञान की सूचना को ग्रहण कर सकती हैं और ज्ञान को कम्युनिकेट भी कर सकती हैं। तो संवेदनाओं का जो यूज़ है वो सिर्फ शरीर को बनाए रखने के अर्थ में नहीं है, शरीर को बनाए रखना ताकि जीवन ज्ञान की तरफ पहुँच पाए, प्रमाणित हो पाए। इससे इसको कहा कि तो मेधस पर जो जीवन सिग्नल देता है, वो सिग्नल जीवन चाहता है, वो जो भी उसका एक्सचेंज है उसका प्रयोजन सारा है कि प्रमाणित हो सकता है। तो इसलिए इसको कहा कि ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान से ज्ञान की तरफ उद्घाटन है। फिर जीवन द्वारा संकेत रूपी गति प्रदत्त तरंग से संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता व्यवहार में स्पष्ट होती है। तो यही जीवन द्वारा जो संकेत है, इससे जो तरंग है वो मेधस पे पड़ता है, मेधस से शरीर पे आता है, उससे हम व्यवहार भी करते हैं। तो उससे या तो हम संवेदना में हैं, मतलब जहाँ संवेदना का 2 मतलब होता है संवेदनशीलता का। एक मतलब होता है कि सेंसेस से ही फुलफिलमेंट की प्यास है। संवेदना का, संवेदनशीलता का एक और भी है कि देयर इज अ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स। कोई पीड़ा में होता तो हमको ठीक नहीं लगता, कोई अच्छा होता तो हम उसकी तरफ खुश होते हैं। अभी न्याय स्पष्ट नहीं हुआ, पर देयर इज अ सेंसिटिविटी। तो संवेदनशीलता भी इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ जड़ शरीर नहीं है, जीवन में सही की तरफ उसको संवेग का, सही की तरफ प्यास है, जागृति की तरफ प्यास है, व्यवहार चाहता है, संबंधों में तृप्ति चाहता है। तो दूसरों को देख के अगर वो बहुत भ्रम से नहीं ढका हो तो दूसरों की खुशी देख के खुश होता है, दूसरों को दुखी देख के दुख होता है, ये संवेदनशीलता है। पर जब जीवन की स्थिति और गहरी हो जाती है ना, तो कुछ लोग हैं जो संवेदनशील भी नहीं है, जो इतने भ्रमित हैं कि उनको सिर्फ अपना सुख दुख दिखता है। कुछ लोग हैं जो सेंसिटिव हैं, पर मुझे अच्छा बुरा दिख रहा है, पर अच्छा बुरा कैसे ठीक करूँ ये स्पष्ट नहीं होता। संज्ञानशीलता इसके और आगे की स्टेज है, जब मुझे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, तो मैं किसी और की स्थिति को बना भी रख पाता हूँ, अपनी स्थिति बना के रख पाता हूँ। तो फिर ये होता है कि जीवन द्वारा संकेत रूपी गतित प्रदत्त तरंग से संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता व्यवहार में स्पष्ट होती है। तो हमारा व्यवहार या तो संवेदनशीलता से है या संज्ञानशीलता से ड्रिवन है। तो अभी देखिए जीवन के मैकेनिज्म से उनके अंदर की गतियों से जो मेधस पे तरंग पड़ता है और मेधस से फिर शरीर व्यवहार में एक्सप्रेस होता है, इसका क्रम इस लाइन में आ गया है। और फिर प्राण और मन के संयुक्त प्रेरणा रूपी कंपन से संवेग है, अथवा इसे ऐसे समझेंगे कि संवेग मन के प्रभाव में संपन्न प्राण वायु तरंग है, जिससे इंद्रिय ज्ञान या क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो यही इस मैकेनिज्म को और बता रहा है कि मन क्योंकि बाहरी परिवेश है और प्राण तो अलग अलग वायु हम आपने पढ़ी होगी, तो इसी में जो प्राण को यहाँ हवा रीडेड एज कि जो जो ब्रेन सिग्नल रिसीव करता है वो कंपन के रूप में जीवन उसको एक तरंग के रूप में फेंकता है, जो जिसमें एक प्राण का रोल वहाँ रहता है, एक वायु का, और वो तरल पदार्थ में एक वेव बना, एक साइन, एक वो बनाता है, कुछ सिग्नल्स बनाता है जिसको ब्रेन उसको पढ़ पाता है। तो ये मैकेनिज्म है उसका। तो इसके संयुक्त रूपी कंपन से संवेग है, अथवा ऐसे समझिए कि संवेग मन के प्रभाव से संपन्न प्राणवायु तरंग है। तो आप संवेग की अगर परिभाषा भी देखेंगे, तो संवेग की परिभाषा में ना संयोग से प्राप्त गति, जैसे पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था,
ये एक हो गया। फिर जीवावस्था से ज्ञान अवस्था। फिर एक आता है ऐष्णाओं के प्रति उत्कंठा और संयोग से प्राप्त वेग, सरलता सहित एवं अभिमान से रहित विचार व्यवहार पद्धति। तो संवेग एक है कि हमारी गति जो है वो संपूर्णता की ओर है, और जो भी मिलना है, कुछ जुड़ना है, वो सब है कि हम और आगे बढ़ पाएं। तो संवेग मन के प्रभाव से संपन्न प्राणवायु तरंगें, जिससे इंद्रिय ज्ञान क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो जीवन का एक ड्राइविंग फोर्स ये है कि मन इसलिए भी कुछ एक्सप्रेस कर रहा है शरीर से, ताकि शरीर से फिर वो एक शरीर की आवश्यकता पूरी करे, दूसरा है जीवन की आवश्यकताओं को भी वो पूरी करे। तो इसलिए शरीर जो है उसका ड्राइव, शरीर कैसा व्यवहार करता है वो शरीर डिसाइड नहीं कर रहा है, शरीर के थ्रू व्यवहार एक्सप्रेस हो रहा है, वो जीवन डिसाइड कर रहा है। और जीवन को क्या चाहिए, वो उसके ज्ञान की स्थिति के अनुसार या तो वो संवेदनाओं को संवेदनशीलता में रहता है या फिर वो संज्ञानशीलता में रहता है। तो ये अभी जो आगे भी और आएगा तो इस मैकेनिज्म को एक्सप्रेस कर रहा है कि जीवन जैसा देखता है उसके हिसाब से मन मेधस पे कुछ संकेत फेंकता है, मेधस उसको रीड करता है और शरीर से व्यवहार एक्सप्रेस होता है, इसमें भाव भी होता है और कुछ एक्शंस भी होती हैं, जैसे मैंने हाथ हिलाया या कुछ फेशियल एक्सप्रेशन बनाए। और व्यवहार का डायरेक्शन क्या है, तो वैसे व्यवहार का डायरेक्शन जागृति है, प्रामाणिकता है। नहीं समझ में अगर परिस्पष्ट नहीं हुआ तो फिर वो सिर्फ भोग या फिर वो आसक्ति की तरफ जाएगा। तो इसमें बहुत हैवी है, मतलब मेरे को याद नहीं इतना हैवी हमने कभी पढ़ा हो। ये बहुत डेंस है ये I- एक्चुअली, ये और नेक्स्ट एक दो पेज ना काफ़ी डेंस है इसमें। हाँ, पर आई वुड से दैट ये इस मैकेनिज्म को बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रेन इज नॉट इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग, ब्रेन इज रनिंग द बॉडी इंडिपेंडेंटली टू सम एक्सटेंट, बट जीवन है जो ब्रेन पे बार बार सिग्नल्स डाल रहा है और ब्रेन उसको कम्युनिकेट कर रहा है शरीर के थ्रू। और की ये है कि बॉडी इसलिए जीवन ब्रेन पे कम्युनिकेट कर रहा है क्योंकि जीवन दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, व्यवहार करना चाहता है, दैट इज़ द की। तो ये कुछ लाइन्स है जो उसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रही हैं, और फिर मैकेनिज्म को जो एक्सप्लेन करते हैं तो व्यवहार में हम क्या करें, वो मूल्य में भाव में पढ़ते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दर्शन में मेधस और जीवन के मैकेनिज्म की बात क्यों की है। तो एक सीक्वेंस है, जीवन से मन में आता है फाइनली क्या कम्युनिकेट करना है, मन से मेधस और मेधस से वो शरीर के थ्रू एक्सप्रेस होता है एज व्यवहार। तो ये इसका भी नियम क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो यहाँ पे इसका फोकस है। डेंस ये तो है, बाकी भी किसी बुक्स में एक्सप्लेन है क्या ये चीजें, जो बाकी बुक्स हैं बाबा जी की, उसमें ये फिर से आता है क्या ये सब कुछ? आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर, पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, संवाद में और प्रबोधकों के साथ बातचीत में और क्लियर हुआ है ये। पर बाबा जी ने कुछ कुछ जगह पे तो बोला ही है कि मतलब ये तो काफ़ी बार लोगों ने भी सुन ही लिया है कि हाउ द मन इंटरेक्ट्स विथ द ब्रेन, कि वो कुछ कंपन छोड़ता है जो प्राण के लेवल पे छोड़ता है, वो फिर एक फ्लूइड है उसके थ्रू वो एक साइन वो बनाते हैं, कुछ वेव्स बनाती हैं, वो वेव्स को ब्रेन पढ़ता है, ब्रेन पढ़ के उसको फिर एज इंस्ट्रक्शंस बॉडी में वो बोलना है, कुछ सोचना है, हंसना है, रोना है, उसकी तरह वो कम्युनिकेट करता है। शायद नॉट श्योर कि फिर से कहाँ आता है, एक दो जगह और आता है, पर कान जगह ना हो जाएगा। पर अभी नेक्स्ट फ्यू पेजेस में ब्रेन और हार्ट का भी ये थोड़ा और क्लैरिफिकेशन हो जाता है। पर शुरू में डेंस लगता है, बाद में फिर वो थोड़ा थोड़ा लग जाता है, ये और क्लियर होता जाता है। पर आई थिंक इतना मिनिमम तो ले लें कि कोई भी व्यवहार है, वो व्यवहार अभी हम बोलते तो हैं कि शरीर के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है, तो यही उसी का और डीपर अंडरस्टैंडिंग है कि शरीर के थ्रू एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है, हाउ इज द जीवन यूटिलाइजिंग द शरीर। जी, आप बोलिए, आप मुझसे कोई कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। भैया लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, तो एक लाइन पे खासकर मैं, अगर आप थोड़ा सा और गाइड करें तो, जैसे जहाँ तक समझ में आया, आकर्षण अट्रैक्शन हो गया, विकर्षण रिपल्सन हो गया, प्रत्याकर्षण आई थिंक व्यवस्था के अर्थ में निश्चित दूरी, और इन दोनों की से ही जो आप बोले थे रेवोल्यूशन जो रहता है, वर्तुलात्मक गति रहती है प्रत्याकर्षण और आकर्षण से। तो इन सब चीजों के बाद ये जो लाइन आती है बीच में, भ्रमित चैतन्य प्रकृति में आकर्षण प्रलोभन के रूप में, प्रत्याकर्षण भय के रूप में होता है, ये लाइन थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है।
तो वे इसमें भैया ये है कि आकर्षण में हम दूरी का नहीं सोचते, प्रत्याकर्षण में दूरी का सोचते हैं। तो आकर्षण के दौरान मैं दूरी बनाए को नहीं रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितना पास हो आ जाऊँ। प्रत्याकर्षण में मुझे लगता है कि उसमें रिपल्शन का फैक्टर हो सकता है, निश्चित दूरी की आवश्यकता रह सकती है। मुझे उसका नियम नहीं पता अभी तक कि कितना दूर रहना है, पर एज ए रिएक्शन मैं बहुत दूर चला जाता हूँ, या मैं दूरी इसलिए बना के रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी कोई अपेक्षा पूरी नहीं होगी, या फिर तो मुझे हार्म पहुँचेगा, या मुझे कुछ चोट पहुँच जाएगी, या कुछ लॉस हो जाएगा। तो प्रत्याकर्षण निश्चित दूरी के लेवल पे स्पष्ट नहीं होता। प्रत्याकर्षण एज दूरी इसलिए बना के, दूरी इसलिए कि नहीं क्योंकि न्याय हो, दूरी इसलिए क्योंकि कुछ भय हो गया है आपके, या मुझे लगता है कि आपसे कुछ लॉस मुझे होगा, या तो मतलब लॉस फिर वही है कि रूप बल धन बल बुद्धि के लेवल पे, या कोई भय, कोई वस्तु कम हो जाएगी, या यश कम हो जाएगा, या आप मेरा अपमान कर दोगे। तो प्रत्याकर्षण वो है कि व्हाट इज़ द निश्चित दूरी पे हमको मेंटेन करना है। तो जीवन भ्रमित जब होता है तब उसको निश्चित दूरी जो न्याय के लेवल पे वो स्पष्ट नहीं होती, उसको निश्चित दूरी स्पष्ट होती है ओनली एज कि इससे दूर रहो, और क्योंकि इससे मुझे डर है कि इससे मेरे अंदर का संतुलन बिगड़ेगा, या मेरा कुछ यश या रूप बदल बुद्धि से कुछ कम होगा। दिस इज हाउ आई हैव अंडरस्टूड इट। इसका एक्चुअली अल्टीमेट वो होगा कि जब हम मर्डर करता है कोई, तो इतनी दूरी उसको बनानी होती है कि वो शरीर ही मिटा देता है दूसरे का। वो इतना भय है कि वो रहे ही, वही अभी वो नहीं है। जिसको आगे आया भी है वो मत्सर जिसको कहते हैं ना, कि वही वो मोह मद मत्सर वो सारा है कि किसी को लाइक करना ओवर वैल्यूएशन के भी कुछ दोष है, और किसी को डिसलाइक करना भय के भी कुछ, उसका एक रेंज है जिसमें से वो सामने ना दिखे कि उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दो। बिल्कुल जी, ठीक है, ठीक है भैया जी जी, थैंक यू। तो ये लाइन में एक आए कि हाउ डू वी सी प्रत्याकर्षण। जागृत होने के बाद प्रत्याकर्षण हमको निश्चित दूरी एक दिखती है एज न्याय, एज धर्म, एज सत्य, कि दूसरे की व्यवस्था बनाए रखना, अपनी व्यवस्था बनाए रखना, जिसको बाबा जी ने ये भी कहा कि जीने दो और जियो। वो बहुत एक रिफाइंड, एक न्यूएंस्ड और एक रियलिटी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है वैसे निश्चित दूरी का। भ्रम में इसको हम एज भय देखते हैं। आगे बढ़े। ये भी एक बहुत डेंस ये है सूत्र है। I'll try to see how much I can speak on this. आप मुझसे कुछ ना कुछ जोड़िएगा इसमें। तो इसमें ये तो हर जड़ क्रिया से प्राप्त स्वीकृति पक्ष है वो मन का है, इसके लिए विहवलता पूर्वक की गई क्रियाओं के बदले में पाई गई उपलब्धियां सुख एवं दुख है। तो वो ये कि जो भी जड़ पक्ष है उसका आस्वादन शरीर के थ्रू होता है, और मन क्योंकि जीवन का भारी परिवेश है और शरीर के सबसे पास है, तो शरीर का कि अच्छा बुरा लगना या संवेदनाओं से अच्छा बुरा लगना से सबसे ज्यादा अच्छा बुरा लगना मन को लगता है। इसलिए परंपरा में पूरा ये है कि मन चंचल है, क्योंकि मन ऑलमोस्ट अपने आप को शरीर जैसा देख लेता है भ्रमित में। तो इसलिए आया कि हर जड़ क्रिया से प्राप्त जो स्वीकृति है या जो हमको मिला, वो मन उसको भोगता है। तो इसके लिए विहलता पूर्वक की गई, मुझे विहलता का मतलब नहीं पता, वैसे आई डोंट नो व्हाट इट मींस, आप उसके लिए पता तो बताइए। क्रिया के बदले में पाई गई उपलब्धियां, तो जो भी हमने कुछ किया, कुछ चयन किया, उसके रिटर्न में जो हमको मिला आस्वादन, वो सुख या दुख के लेवल पे मन उसको भोगता है। तो मन सोचता नहीं है कि सुख या दुख क्यों हुआ, मन बस एक्सपीरियंस वो करता है, उसको आस्वादन करता है सुख और दुख। वृत्ति में फिर सोचना शुरू होता है। तो जो सोचता ही नहीं है उसको, जैसे मैं आपके पास गया और आप मुझे हेल्प नहीं कर पाए, तो सिर्फ मन के लेवल पे वो सोचता है कि आदमी खराब है, ये हेल्प नहीं कर रहा है। थोड़ा जो रिफ्लेक्टिव होगा बोलेगा यार आदमी खराब पता नहीं है कि नहीं है, शायद अभी हेल्प नहीं कर पाए। थोड़ा और रिफ्लेक्टिव होगा तो जो देख पाएगा इसकी इच्छा एक्चुअली है नहीं है, हेल्प करना ही चाहता है पर अभी कर नहीं पा रहा है। तो रिफ्लेक्शन और ऑब्जर्वेशन से वृत्ति और जितना हम चित्त की तरफ जाते हैं तो हम और ज़्यादा देख पाते हैं कि सुख और दुख का कारण क्या है। सिर्फ सुख और दुख भोगने की बात नहीं करते, पर अगर मन के लेवल पे रहते हैं तो फिर हम सिर्फ उसको सुख और दुख के लेवल पे देखते हैं। फिर जागृत मानव के मनाकृति से उत्पादन रूपी कृतियों से उपयोगी आकृतियों से कुशलता निपुणता का प्रमाण, कुशलता निपुणता से संवेग से समाधान से परिस्थितियां, परिस्थिति से अभ्युदय से योग से सुख शांति संतोष आनंद,
कि रत्यात्मक रति ही मन स्वस्थता तथा मन स्वस्थता ही निर्धनता है। जागृत मानव उपरोक्त क्रम विधि से प्रमाणित होता है। तो इसमें ना अभी तो ये क्रम है कि जीवन से कुछ मेधस के थ्रू, शरीर के थ्रू हमने कुछ किया, वो करने से उसका असर हम पे भी क्या पड़ा और किसी और पे भी क्या पड़ा। तो उस फिर जिसके साथ हमने इंटरेक्ट किया, उसके साथ हमने कुछ किया, उसके अंदर क्या घटा, ये ऐसा एक क्रम है। तो इसका लास्ट लाइन है, जागृत मानव उपरोक्त क्रम विधि से प्रमाणित होता है। तो मतलब ये एक्चुअली उसके प्रमाणित होने का क्रम है। तो कैसा क्रम है? तो कृति विचार अनुरूप की गई क्रिया की कृति संज्ञा है। तो जो भी हम करते हैं वो एक्चुअली उसके पहले हमारे 4.5 क्रिया में हो गया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाय बना रहा हूँ, तो चाय एक कृति हुई, चाय जो बन गई उसको कहा आकृति, जो फाइनली शेप मैंने उसको दे दिया उसको कहा आकृति। और चाय बनाने के पहले मुझे ऑलरेडी मेरे जीवन में ये है कि चाय का प्रोसेस क्या है, उसकी क्रिया क्या है, उसको क्या क्या करना है, कब क्या डालना है। तो कोई भी कृति की है, कोई भी कुछ हम किया है वो विचार अनुरूप किया है ना। तो मैं कोई दूध पहले डाल देगा, कोई दूध बाद में डालेगा। तो ये क्या है कि मेरे विचार के अनुसार चाय कैसी बनती है, तो शायद शिल्पा चाय बना रही होंगी या फिर देव भैया बना रहे होंगे, तो हम सबके विचार अनुरूप हम चाय को बना रहे हैं। तो विचार अनुरूप की गई क्रिया को कहा कृति। जो हम करते हैं वो विचार के हिसाब से करते हैं, जो हमारी कल्पनाशीलता में रहता है। उसी कृति का जो परिणाम है वो एक आकृति है। तो चीज़ों को हमने कुछ शेप दे दिया है। तो क्रिया द्वारा अनेक अणु परमाणु समूहों के संगठित रूप की आकृति संज्ञा है। तो और फिर यहाँ पे क्या है कि कोई बातचीत बाबा जी तात्विकता के लेवल पे कर रहे हैं, इसलिए दिस साउंड सो डेंस कि व्हाई कांट वी से कि उसका जो शेप है या रिजल्ट है। तो क्रिया द्वारा अनेक अणु परमाणु समूहों के संगठित रूप की, तो जो भी बना, कुछ हमने बनाया, वो उसको हम कह रहे हैं कि वो आकृति है। फिर मानवीयतापूर्ण तथा अति मानवीयतापूर्ण विचारों के अनुरूप कार्य की सुकृति तथा अमानवीयता वाले विचारों के अनुरूप किए गए कार्य की दुष्कृति। नाउ आकृति मानवीयता की तरफ ले गई है कि अमानवीयता की तरफ ले गई है, आदमी को जागृति की तरफ ले जा रही है, विकास की तरफ या ह्रास की तरफ। नेक्स्ट जो विश्लेषण है वो उसको क्वालिफाई कर रहा है कि अगर वो मानवीयता या अति मानवीयता की तरफ गई तो उसको सुकृति कहा, उस आकृति को, पर अगर दूर ले जा रहा है तो उसको कहा दुष्कृति। भैया जस्ट 1 मिनट, ये आकृति तो फिजिकल सेंस में हो गया ना, क्रिया द्वारा एक अणु परमाणु, तो फिर ये हाँ, जो भी हमने मानवीयता की तरफ, हाँ, जो ये मतलब जड़ से चैतन्य की तरफ आ गए, मतलब क्या हुआ? नहीं, चैतन्य का जड़ की तरफ जो प्रभाव पड़ा है, हाँ, वो तो आकृति हो गया ना। हाँ, तो ये जो जड़ आकृति, पक्ष का हो गया। हाँ, तो हाँ उसका फिर जो प्रभाव जो चैतन्य पर फिर से पड़ा वो सुकृति है। अगर वो प्रभाव अच्छा रहा तो सुकृति, बुरा हुआ तो दुष्कृति। वो आप ठीक कह रहे हैं। आप ये कह रहे थे ना दीदी? हाँ, मतलब मैं वही सोच रही थी कि आकृति फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का हो गया जी, और अभी कुछ और बात कर रहे हैं। हाँ, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का हो गया। तो हाँ, तो जैसे किसी ने कुछ ऐसे कपड़े पहने या बनाए जिससे उसके कैरेक्टर पे अटेंशन जा रहा है कि उसकी बॉडी पे अटेंशन जा रहा है, तो जो सिर्फ संवेदना को ही जगह दे रहा है तो उसको कहेंगे दुष्कृति। या फिर जिससे मेरी दृष्टि और खराब होती है, तो किसी और ने किया नहीं किया वो अलग चीज़ है। जो भी आकृति बनी उसका परिणाम बाकियों की चेतनाओं पर क्या पड़ा, कुछ भी हमने किया। तो मैंने अगर केमिकल फार्मिंग करी, उसका कुछ परिणाम ऐसे हुआ जिससे लोगों का शरीर खराब हुआ, तो वो करूँगा फिर दुष्कृति हुई, है ना। तो वो जो तो आकृति उसकी बनी, जो कृति है जो किया वो अच्छा किया कि बुरा किया, तो वो दुष्कृति या फिर सुकृति। तो सुकृति मतलब वो अच्छे की तरफ, विकास की तरफ गया। तो बाबा जी बार बार ना हर चीज़ को क्वालिफाई कर देते हैं कि या तो विकास की तरफ ले जा रहा है या ह्रास की तरफ ले जा रहा है। तो कह रहे हैं अगर आदमी का ध्यान सिर्फ संवेदनाओं की तरफ है तो वो ह्रास की तरफ गया, अगर उसका ध्यान न्याय धर्म सत्य की तरफ है तो वो विकास की तरफ गया, अगर उसका ध्यान सिर्फ स्थूल की तरफ है, जड़ की तरफ है, तो ह्रास की तरफ जा रहा है। तो जैसे अगर विचार में ही मानवीयता या अति मानवीयता रहेगी तो जो कार्य होगा वो सुकृति कहलाएगा। पर अगर विचार में अमानवीयता है तो फिर उनका जो कृति होगा, जो तो इस वक्त इसको हम पढ़ सकते हैं जो हमने किया उसका परिणाम क्या हुआ, उस कार्य को दुष्कृति कहेंगे। तो व्हाट वी हैव डन इज डिपेंडेंट ऑन आवर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अगर अच्छा स्टेट है
तो वो सुकृति कहलाएगा, बुरा स्टेट है तो दुष्कृति कहलाएगा, क्योंकि बुरा स्टेट है तो उसका प्रभाव भी बुरा होगा, अच्छा स्टेट है तो उसका प्रभाव भी अच्छा होगा। ठीक है दीदी? बहुत सुंदर। तो आसक्ति, फिर आगे क्रिया के लिए जो आकर्षण है उसको आसक्ति है, तो इसमें क्रिया यहाँ पे संवेदना का है, कि संवेदना के लिए जो आकर्षण है उसको आसक्ति है, कहा है। आसक्ति, उसको एडिक्शन भी, उसको कॉमनली हम कहते हैं। एडिक्शन मतलब बाध्यता है कि सुख इसी से मिलेगा। तो ये संवेदना का कुछ भी हो सकता है, मतलब छोटी छोटी आसक्तियाँ, तुम्हारे रोज की सुबह की चाय है, टू स्मोकिंग है, या कुछ फिल्म देखना है। धीरे धीरे क्या होता है, शुरू में उसका भोग होता है, फिर एक बाध्यता बन जाती है, उसको कहा आसक्ति। फिर संवेग हुआ जागृति के प्रति, उत्कंठा की संवेग संज्ञा है। आई थिंक उत्कंठा मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, आई थिंक सो। अगर कोई हिंदी ज़्यादा अच्छा जानते तो बताइएगा, मेरी हिंदी अभी भी कमज़ोर है। तो और फिर परिस्थिति हुआ कि समाधान से युक्त मानसिक तथा शारीरिक, एक बार सब परिभाषा को देखिए, देन विल रीड इट अगेन, द अनुभूति। परिस्थिति हुआ कि समाधान से युक्त मानसिक तथा शारीरिक अवस्था की परिस्थिति संज्ञा है। तो परिस्थिति शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। जैसे कुछ लोगों के प्रॉक्सिमिटी में मैं रहता हूँ, ये मेरे लिए परिस्थिति हुई, मतलब पर की स्थिति, बाहर की स्थिति। और एक हुई जो मेरे अंदर की स्थिति है। तो यहाँ पे हुआ कि परिस्थिति मेरी मानसिकता की स्थिति भी हो सकती है, जीवन क्रिया के बीच में, या फिर बाहर की भी हो सकती है, इसको परिस्थिति का। इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो जागृत मानव है वो अपनी परिस्थिति बना सकता है, जो भ्रमित है वो अपनी परिस्थिति से वो का रिजल्ट को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। वो बस परिस्थिति का वो हो जाता है। वो जैसी अच्छी परिस्थिति हुई तो अच्छा फील करता है, बुरी हुई तो बुरा फील करता है। जागृत के लिए अलग है, वो परिस्थिति के आगे जा चुका है। तो परिस्थिति के समाधान से युक्त मानसिक तथा शारीरिक अवस्था की परिस्थिति संज्ञा है। फिर योग हुआ स्वयं में जिसका अभाव हो या अभाव प्रतीत हो, दूसरे में उसी की समृद्धि हो, ऐसा उभय सानिध्य की योग संज्ञा है। तो अभाव, योग को कहा ही कि किसी चीज़ का भी मिलन, दो लोगों का परस्परता में आना, उसको कहा योग। और भैया भी जो कह रहे थे उनको अच्छी लगी परिभाषा, भी आप भी शेयर कीजिए आपको क्या लगा। तो इसमें ये भी है कि मुझ में कोई अभाव है और आप में इसकी समृद्धि है, तो ये हम दोनों का मिल जाना, ये योग है ना। और जड़ में भी ऐसे ही रहता है, किसी में कम परमाणु अंश है, किसी में ज़्यादा है तो इनका योग हो जाता है, किसी में हीट कम है, किसी में ज़्यादा है तो उनका योग हो जाता है। तो किसी में ज्ञान कम है और किसी में ज्ञान है तो उनका योग हो जाता है, किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी में कॉन्फिडेंस है। तो योग जागृति के अर्थ में देखेंगे तो योग का अर्थ ऐसा आता है। वैसे तो योग का मतलब है कि दो चीज़ परस्परता में आ जाना, और उनका संबंध में तृप्ति जब है, जब जो अभाव है वो किसी और से पूरा हो जाता है। फिर रति उपरोक्त अनुसार प्राप्त उभय सानिध्य, मतलब जो उसका सानिध्य मिला, मध्यस्थ आकर्षण एवं प्रत्याकर्षण के प्रबल वेग की रति संज्ञा है। तो ऐसा सानिध्य जिससे मुझ में जो अभाव है वो कम होता है, क्योंकि दूसरे में वो स्वभाव गति में है और मैं भी अपनी स्वभाव गति में आता हूँ। तो ऊपर के हिसाब से जो ऐसा सानिध्य है मध्यस्थ आकर्षण, तो यहाँ पे मध्यस्थ आकर्षण मतलब अभी हम आकर्षण की बात कर रहे हैं जो मध्यस्थता के लेवल पे है, एवं प्रत्याकर्षण के प्रबल वेग की रति संज्ञा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये ज्ञान के लेवल पे, तृप्ति के लेवल पे ऐसे सानिध्य के साथ मुझ में जो मध्यस्थ की स्थिति बनती है, और एक निश्चित दूरी सबके साथ मुझे स्पष्ट होती है। निश्चित दूरी मतलब किसी के साथ तृप्ति कैसी है, अतृप्ति कैसी है, अतृप्ति ना हो इतना पास हो, तृप्ति हो इतनी दूरी हो, ऐसा करके हम उसको जब समझ पाते हैं। और निश्चित दूरी भाव के लेवल पे, न्याय के लेवल पे, भागीदारी के लेवल पे, इस सब के लेवल पे फिर आना शुरू हो जाती है। तो कि प्रबल वेग, इसकी और जो गति है उसको रति कहा। और रत्यात्मक रति, फिर ये ऐसी जो गति में ऐसा बन रहा है उसकी निरंतरता को रत्यात्मक रति कहा। और जिसमें ये निरंतरता नहीं है उसको विरत्यात्मक कहा। और वियोग है जहाँ रति खंडन की वियोग संज्ञा है, मतलब जहाँ पे ऐसी स्थिति बनने की तरफ कुछ बाधा आ गई, व्यवधान आ गया, उसको वियोग कहा, या अलग हो गए। वियोग मतलब यानी अलग हो जाना होता है। और मनाकृति योग वियोग से प्राप्त जानकारी सहित पुनर्कल्पना की मनाकृति संज्ञा है। तो जो हम मिले या अलग हुए,
या जो मिलने से मिला है, जो अलग होने से मिला, उससे जो जीवन में जो समझ में आया, जीवन ने जो निष्कर्ष निकाला, जो कंक्लूड किया, और उस कंक्लूजन से जो उसने फिर इमेजिन किया, उसको कहा मनाकृति। तो एक बार थोड़ा नेक्स्ट दो अनुभूति पढ़ के इसको कर लेते हैं कि विचार के अभाव में रति क्रिया सिद्ध नहीं है। तो मतलब जो सिर्फ मन के लेवल पे जी रहा है, तो रति का जो क्रिया है, जो एक ज्ञान के अनुसार एक मध्यस्थ आकर्षण है, एक अच्छा सानिध्य है, एक स्पष्टता है कि लोगों से कैसे जीना है, तो विचार अगर शुरू नहीं हुआ, सिर्फ मन के लेवल पे जी रहा है, तो ये रति की क्रिया भी नहीं होगी। फिर जड़ के साथ रति क्रिया क्षणिक तथा अस्थायी, वैचारिक रति दीर्घकालिक तथा सत्य रति नित्यकालिक है, जो केवल अनुभव और अनुभव की निरंतरता है। तो रति देखेंगे कि जब किसी के साथ एक तृप्ति की स्थिति बन रही होती है, तो उसको कहा रति। तो यही आगे कहा कि जड़ के साथ जो तृप्ति है वो क्षणिक है, जिसको हम मोमेंट्री हैप्पीनेस के रूप में देखते हैं। विचार में मेरे अंदर कुछ स्पष्टता होना, वो दीर्घकालीन है, वो इट्स लॉन्गर बट स्टिल शॉर्ट लिव्ड। सत्य के साथ जो रति है, जो ज्ञान के साथ है, वो कंटिन्यूस है, जो केवल अनुभव और अनुभव की निरंतरता नहीं है। तो अभी अगर हम इसको फिर से पढ़ें, तो जागृत मानव के मनाकृति से उत्पादन रूपी कृतियाँ, तो जागृत मानव में जो मनाकृति बनी वो सत्य सहज होंगी, वो भ्रमित नहीं होंगी। उससे जो उत्पादन रूपी कृतियाँ, मतलब जो उसने उत्पादन किया, उससे जो कृतियाँ हुई, उससे उपयोगी आकृति, मतलब जो बना उपयोगी है, वो जो आकृति, जो शेप बना, जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ, उस आकृतियों से कुशलता निपुणता का प्रमाण। तो निपुणता, कुशलता, पांडित्य, तीन चीज़ हम ये करते हैं। तो कुशलता व्यवहार में होता है, निपुणता स्किल के लेवल पे होता है, पांडित्य ज्ञान के लेवल पे होता है। तो यहाँ पे ना साधना भी कहते हैं कि बाबा जी ने बहुत ज़्यादा कहते कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ज्ञान के बाद किसी ने उत्पादन की इतनी बात की है, व्यवहार की इतनी बात की है। सब चीज़ जो भी अच्छा जीना है वो परंपरा में भी नॉलेज के लिए हुआ। यहाँ पे बाबा जी कह रहे हैं कि ज्ञान के बाद भी ये भाग बना रहेगा। तो उत्पादन को बहुत ज़्यादा दर्शन में जोर मिला है, धीरे धीरे क्यों मिला है और अनरावल होगा हम सबके लिए। तो जो उपयोगी आकृतियाँ, जो सही उत्पादन से, सही मानसिकता से उत्पादन हुआ, उससे जो बना, उससे उसके पीछे दोनों हैं, व्यवहार में कुशलता है और स्किल के साथ निपुणता है। हम ये देखेंगे कि जब भी हम उत्पादन करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं, उसके दो अच्छे या बुरे इफेक्ट होते हैं। एक होता है कि मैंने जो प्रोड्यूस किया उससे नेचर हार्म हुई कि नहीं हुई। दूसरा, वो मैंने जो प्रोड्यूस किया, एक्सचेंज किया, उससे रिलेशनशिप में फेयरनेस या अनफेयरनेस आई कि नहीं है। तो दोनों लेवल पर वैल्यूएट करते हैं कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, क्या वो इक्विटी था, क्या वो बैलेंस था, क्या पेमेंट या टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ठीक थे, या उसने प्रकृति को किया कि नहीं था। तो इसलिए व्यवहार और स्किल, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में होता है। और उत्पादन जागृत मानव के लिए व्यवहार प्रधान है, वो इसलिए उत्पादन कर रहा है ताकि धरती पे और अच्छी व्यवस्था बन पाए। तो इसका प्रमाण निकलता है, और इस प्रमाण से एक संवेग है, जो एक तो अपने लिए भी, व्यक्ति के लिए, जी, तो ये संवेग है। इसका मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि इससे मुझ में भी समाधान आता है, और समाधान से और अच्छी परिस्थितियाँ बनती हैं। इन अच्छी परिस्थितियों से दूसरों में समाधान की तरफ गति बनती है, और किसी का दो मानवों का इससे योग होता है। उस योग से उस जीवन में सुख शांति संतोष आनंद बनता है। मतलब उसमें भी आगे हो सकता है कि उसमें जागृति बनी, और मुझ में भी अगर मैंने ठीक किया, तो जागृत मानव ने कुछ सोच के उत्पादन किया, उत्पादन से व्यवहार किया, वो व्यवहार का रिजल्ट उस व्यक्ति पे कैसे पड़ा, उस पर अच्छा हुआ, उसका दुष्कृति और सुकृति कहेंगे, और फिर मैंने जैसे सोचा वैसे ही उसका रिजल्ट आया, वो सामने वाले व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हुई। तो मुझ में भी एक कंक्लूड हुआ कि जैसे मैंने जिया, मैंने ठीक जिया, जैसे मैंने उत्पादन किया वैसे मैंने ये किया, और जो हमारा योग हुआ, जिसकी समृद्धि मुझ में थी, और जिस व्यक्ति का, जिसमें जो अभाव था सामने वाले व्यक्ति में, उसमें मूल्यों का अभाव है या उसमें वस्तु का अभाव है, वो मैं उस तक पहुंचा पाया। उसमें उस जीवन में एक पॉजिटिव मूवमेंट होता है ज्ञान की तरफ, और मुझ में वेरीफाई होता है कि जैसे मैंने सोचा मैंने ठीक सोचा, जैसे मैंने किया वैसे मैंने ठीक किया। तो एक जीवन में प्रत्यावर्तन परावर्तन, जैसे मैंने सोचा उसको मैंने जिया, मैं ठीक जिया, तो मैंने जो सोचा वो मेरे लिए स्पष्ट हो गया। ये भी एक क्रिया है। तो रति मतलब यहाँ पे तृप्ति की क्रिया किसी के लिए बनी कि नहीं बनी।
अगर मैं सिर्फ जड़ के लेवल पे दूसरे के लिए रति की अपेक्षा करता हूँ, खुशी की तो कम देर का होता है। सिर्फ विचार के लेवल पे उसको स्पष्टता दे दी, थोड़ा लंबा होता है पर कंटिन्यूस नहीं होता। ज्ञान के लेवल का मुझ में हो चुका है, उसमें भी हो गया, तो ये कंटिन्यूस रहता है। तो ये है जागृत। तो इससे मनस्वस्थता, मनस्वस्थ से ही निर्भरता है। तो जागृति से आदमी प्रामाणिकता, पूरा प्रमाण होना का क्रम भी यही है कि वो जैसे उसने सोचा वैसे उत्पादन किया, उत्पादन से समाज में व्यवहार हुआ और कुशलता निपुणता का प्रमाण मिला, उससे उस जीवन पे क्या असर पड़ा, और उससे फिर मुझे लगा कि जैसे मैंने सोचा ठीक सोचा कि नहीं सोचा, मेरा एक वेरिफिकेशन प्रमाण का एक चक्र चलता जाता है। तो ये है कि जागृत मानव उपरोक्त क्रम विधि से प्रमाणित होता है। काफ़ी डेंस था ये, आई ट्राई टू डू इट। आई एम श्योर इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बताइए। ये बहुत सोचना पड़ेगा इस पे शायद, और फिर शायद दोबारा भी चर्चा करनी पड़े। हाँ मैं कहने वाली तो दोबारा करना पड़ेगा। मतलब मुझे ना ये भी कहना था कि मानव दर्शन का जो रीडिंग है ना, फर्स्ट रीडिंग, दैट इज मेंट टू बी कि हम एक बार इसको गो थ्रू हो जाए कि ओवरऑल कंटेंट क्या रहा है। जैसे अभी मैं देखता हूँ तो 5 साल पहले जब मैं इसको पढ़ा था तो मुझे और कम स्पष्ट था, अभी थोड़ा और ज़्यादा स्पष्ट है। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ साल बाद और स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आई फाइंड दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रीडिंग ऑफ द बुक ऑल्सो इज कि एक लेवल का हम लोग ओवरऑल गो थ्रू करें, हमको मोटा मोटा सेंस भी होना शुरू हो जाए। देन सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग में धीरे धीरे और बारीकियां फिर आना शुरू हो जाएंगी। तो आई फील कि ओवरऑल उनको आइडिया आ गया कि अभी सब ये कह रहे हैं कि एक जागृत मानव ने जो किया, जो बनाया, उससे दूसरे के जीवन पे क्या असर पड़ा, उससे मुझ पे क्या फर्क पड़ा, मेरा वेरिफिकेशन चक्र जो है वो उसका प्रमाण का क्रम है। जैसे इसमें ओवरऑल ये बात की है, इतना भी हमको स्पष्ट होता है। आई थिंक दैट्स इनफ राइट। बिकॉज मैं भी ऐसे मानता हूँ कि सामने भी कहते रहते हैं, सौम्या भी, के भी, कि इसकी बहुत सारी हमको रीडिंग काफ़ी सारी करनी है, 2, 4, 10, 15 तो है ये, टू कॉन्स्टेंटली रिविजिट द दर्शन। और अभी हम बस वर्ड्स की मीनिंग और मोटा मोटा कहा क्या जा रहा है, फिर और फाइन और फाइन और फाइन और फाइन, ऐसे हम जाते रहेंगे। पर आप लोग बोलिए कुछ, इसमें कुछ जोड़ना है या कुछ क्वेश्चन है तो वो भी अच्छा रहेगा। वी कैन ये इसमें ये जो योग वाला डेफिनेशन है, तो उसमें वो जो जैसे उपयोगिता पूरकता की बात है, उसी तरह की मेरे ख्याल से बात है इसमें भी ना। ऐसा ही है, इट इज लाइक दैट ओनली। या और लेकिन एक क्वेश्चन इसमें आ रहा था कि जैसे कि जागृत मानव में मतलब अभाव क्या होगा, जैसे स्वयं में जिसका अभाव हो या अभाव प्रतीत होता हो, तो उसमें तो अभाव नहीं होगा ना, तो योग नहीं होगा क्या फिर मतलब? ठीक है, इसमें दूसरों में उसी की समृद्धि हो, ऐसे उभय सानिध्य की योग संज्ञा है। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन की बात की तो आई थिंक जिसमें समृद्धि हो, उसका स्वभाव ऐसा हो, ये जागृत माना गया। अच्छा अच्छा, ठीक। ये तो आई थिंक द फर्स्ट वन इज बीन रेफर्ड टू एज द जो एज द मानव जिसको जिसमें अभाव है, हाँ हाँ हाँ, और सेकंड वाला जागृत हो, दूसरे में उसी का समृद्धि हो, ऐसे ठीक उभय सानिध्य की योग संज्ञा। ठीक ठीक। तो 2 की पॉइंट्स हुए इसमें। एक हुआ कि जैसे मैंने सोचा, मेरी मानसिकता, मेरी चेतना के स्तर के हिसाब से मैंने कुछ बनाया, उत्पादन किया, वो उत्पादन सही की तरफ है कि गलत की तरफ है, वो मेरी मानसिकता को बताता है, और सही की तरफ ही होगा अगर मैं जागृत हूँ। उससे फिर जैसे कुछ भी वस्तु बनाया, उससे कहीं ना कहीं दूसरे के लिए वो उपयोगी हुआ, पूरक हुआ। मेरा स्पष्ट होना कि सामने वाले की आवश्यकता क्या है, भाव लेवल पर भी और वस्तु लेवल पर भी, ये दोनों का क्लियर आइडेंटिफिकेशन, उस व्यक्ति की तृप्ति हो जाना, उसमें जो अभाव है वो मैंने अपने समृद्धि से पूरा किया। तो एक मैंने किसी चीज़ की आकृति थी, दूसरा उस पर क्या असर पड़ा, और तीसरा उसकी अपेक्षा को क्या मैं पूरी कर पाया, इससे मुझ में जो क्लैरिफिकेशन हुआ। तो जागृत मानव में सोच रहा है कि शिक्षा अमानवीय है, तो उसको कैसे ठीक करें। उत्पादन में विनिमय में अभी आवर्तनशीलता नहीं है और दरिद्रता है। तो ये कर करके जो योग जो प्रयोग करेंगे जागृत मानव, तो उसका ये साइकिल्स को बता रहा है कि ये वेरिफिकेशन का एक कांस्टेंट साइकिल है। मैंने सोचा, समझा, उसको जिया, वो जीने में से जैसा अगर रति हुई मतलब तृप्ति हुई,
तो फिर मेरे लिए वेरिफिकेशन साइकिल आता है कि हाँ मैंने जो सोचा मैंने ठीक सोचा, तो एक काउंटर चेक हो जाता है, फिर मुझे जीवन में और स्पष्टता हो जाती है कि कैसे मैं जीना चाह रहा हूँ। तो ये उस साइकिल को रेफर कर रहा है जागृत मानव। जी भैया। वो आपने कहा कि रति मतलब तृप्ति, मोटा मोटा मतलब बेसिकली। हाँ आई थिंक हम ये पहली बार ये शब्द पढ़ रहे हैं। हाँ, और रति में एक्चुअली ना एक आई थिंक सेंस ऑफ, एक मैं देखता हूँ कि स्थिति या रति किसका ज़्यादा वो है इसमें। हाँ, तो रति एक मिलन के लेवल पे भी है जिसमें तृप्ति है, और एक स्टेट के लेवल पर भी है। तो जागृत मानव के लिए रति एक स्टेट होगा, और जागृति से पहले जहाँ भी तृप्ति मिल रही है तो रति मतलब एक गति होना, एक अच्छा योग होना जिससे अच्छा लगा। जागृत मानव के लिए निरंतर है, और इनके लिए, हम सब के लिए उसके पहले ये थोड़ा क्षणिक है। जी, seeing what does रति ऑल्सो मीन। किसी को रति का ये पता है क्या शाब्दिक अर्थ, व्हाट डज इट मीन इन नॉर्मल वर्ड? वैसे तो भैया रति मतलब फिजिकल लेवल पे जो मतलब मिलन रहता है उसी को बोलते हैं। आई थिंक वही है, तो इसको एट द लेवल ऑफ मूल्य या ज्ञान के लेवल पे भी उसको रखा। हाँ, इसका नॉर्मल मीनिंग तो रत होने का भाव, आनंद, तृप्ति, जैसे प्रेम रति, काम रति। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ द कंटेम्पररी मीनिंग इज टू डू विद प्रॉब्ली सेंसेस के लेवल पे या फिर मिलन के लेवल जी। पे। यहाँ पे बाबा जी ने उसको और क्वालिफाई कर दिया कि वो ऑल्सो द लेवल ऑफ, जो नीचे लाइन है कि जड़ के साथ रति क्षणिक या अस्थाई, मतलब वो सेंसेस या काम के लेवल पे, फिजिकल सेंसेस के लेवल पे। फिर वैचारिक रति दीर्घकालिक, जो थोड़ा डीपर है पर पूरा फुलफिलिंग नहीं है, और सत्य रति जो नित्यकालिक है, जो कंटिन्यूस है और जो सिर्फ अनुभव में है। तो आप लोगों ने आगे के पेजेस भी पढ़े क्या इसके? नहीं, इसके आगे नहीं पढ़ा है। आई थिंक कल कंटिन्यू करते हैं भैया, टाइम भी हो गया। ये शायद ड्रॉप हो गया। अच्छा। ठीक है, वैसे क्लोज कर सकते हैं। हाँ, 4:20 होने वाला है। वो बोल भी रहे थे कुछ बैटरी लो का कुछ शायद। अच्छा, ठीक है, क्लोज कर सकते हैं। आ गया। हाँ जी, सॉरी, मेरा वो बैटरी चली गई लैपटॉप की। जी हाँ भैया, टाइम भी हो गया ना, आई रियलाइज 4:15 भी हो गए। हाँ जी, हाँ जी जी। मैं भी बस इतना कह रहा था कि अभी आगे का जब क्रम पढ़े ना, तो इसमें ना आई फील देयर आर जस्ट टू थिंग्स, दो वर्ड्स आते हैं, शायद पहले भी आगे होंगे। ये जो अनुक्रम है और पूर्वापर है, ये वाला 101 पे, जो अगर नेक्स्ट पे 101 पे आएंगे, जो फोर्थ अनुभूति के नीचे है। तो बेसिकली भैया कि अभी ना ये जो पूरा भी आगे का है ना, वो ये आएगा कि हम जीवन क्रिया में और डीप डेप्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हम सिर्फ शरीर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हम बाहर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, शरीर संवेदना की तरफ, कि हम वृत्ति चित्त क्या कह रहा है, बुद्धि क्या कह रहा है, आत्मा क्या महसूस करे, उसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। तो अगर उसको ऐसे पढ़ेंगे ना तो काफी क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ में ही फिर आता है कि अगर हम पूर्वानुक्रम, मतलब अगर हम जाते हैं टूवर्ड डीपर क्रियाएं, तब क्या मैनिफेस्टेशन होता है, और अगर हम परानुक्रम मतलब जाते हैं टूवर्ड्स द आउटर डोमेन ओनली, तो मन अगर सिर्फ सोच रहा होता है कि शरीर को क्या चाहिए तो क्या इफेक्ट होता है, मन वृत्ति की तरफ ध्यान दे रहा है तो क्या इफेक्ट होता है, वृत्ति चित्त की तरफ ध्यान दे रहा है तो क्या इफेक्ट होता है, चित्त मन और वृत्ति सिर्फ मन की सुन रहा होता है तो क्या होता है। तो ऐसे करके ये आते हैं। फिर एक और क्रम इसमें है
प्राण को, हृदय को, शरीर को। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, शरीर तृप्ति का मतलब यहाँ पे कि शरीर स्वस्थ है, हृदय तृप्ति का मतलब। तो उसको ऐसे एक ग्राउंड पे पढ़ेंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज बीइंग सेड है। बस मैं सोच रहा इतना ही शेयर कर लूं एक बार, फिर हम आई ट्राई टू कम टुमारो आल्सो, मोस्ट ऑफ शुड बी एबल टू कम, कल पढ़ के स्कोर कर सकते हैं। Yeah, please do come tomorrow. हाँ, नहीं, I really like to come if I can make it. जी ठीक है, ओके, सॉरी आज लंबा भी हो गया, मैंने टाइम नहीं देखा। बढ़िया रहा। Content was so heavy, टाइम का पता ही नहीं लगा। Thank you भैया, सभी Thank को you, नमस्ते। All right, okay, and hope everyone Namaste. well in the Bye. Namaste.